हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडालॉजी। तो आइए बेटा, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आज समझेंगे ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉज, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस वीडियो को। ये हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड वीडियो है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा, ओम्स लॉ, इसके बारे में आपने 10th क्लास में पहले ही पढ़ा होगा। क्या होता है ओम्स लॉ? देखिए, अगर हम फिजिकल कंडीशंस को सेम रखें, टेम्परेचर और कुछ फिजिकल कंडीशंस जैसे कि उसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी वायर का, अगर इनको सेम रख दिया जाए तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है, ये वायर है, तो इसके अक्रॉस इन दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। मींस जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगी इसके अक्रॉस। क्लियर है? यही आपका ओम्स लॉ है। तो अब देखिए बेटा, यहां पर अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट टर्म आती है विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस। इट इज अ कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है? यहां तक आपको ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में। तो अब बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट देखिए, आप समझते हैं हम क्या है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, डेफिनेशन तो आपको ओम्स लॉ की क्लियर है, ऑलरेडी आप सभी को पता है इसके बारे में कि ओम्स लॉ है क्या। क्लियर? यहां बस फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर सेम रहनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए जरूर। तो अब देखिए इसकी यूनिट क्या रहेंगी बेटा? R इक्वल टू आपको पता है V बाय I। क्लियर? V की यूनिट है बेटा वोल्ट, यानी उसको भी V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल की यूनिट, डिवाइड बाय I यानी एम्पियर, करंट की ऐसा यूनिट। तो वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसको क्या बोल देते हैं बेटा हम? ओम। सिंबल इसका कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है? सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो चलिए बेटा, यहां तक तो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया था। क्लियर? तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे को यहां तक कुछ नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, वरना मैं इसको अभी रब करूंगा। तो चलिए, ये हमने पढ़ लिया अभी बेटा ओम्स लॉ के बारे में। अब ये जो हमने पढ़ा यहां तक, ओम्स लॉ V इक्वल टू I एंड V इक्वल्स टू IR, ये सारा क्या था हमारा? ओम्स लॉ इन द स्केलर फॉर्म। इसको क्या बोल देते हैं हम? ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है ये। क्लियर? अच्छा, अब ओम्स लॉ का डिडक्शन था, प्रूफ था कि ओम्स लॉ का अगर कोई प्रूफ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। हमने जो फर्स्ट वीडियो की थी अपनी, उसका शायद लास्ट टॉपिक यही था, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ या डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है? तो वो आज मैं नहीं करवाने वाला, वो आपने वहीं से चेक करना है। तो अब देखिए बेटा, हम अगर V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ये भी आपको पता है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर? तो ठीक है, अब अगर देखिए ये एंगल मान लीजिए कितना है? थीटा। तो यहां पर जो tan थीटा है, स्लोप हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? दैट इज tan थीटा। क्लियर? और tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर। मान लीजिए मैं यहां पर कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, इसके ऊपर यहां से मैं दो पॉइंट्स को ऐसे मिलाता हूं, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि डेल्टा V, चेंज इन द पोटेंशियल। और बेस में क्या होगा? डेल्टा I, चेंज इन द करंट। क्लियर? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, ये किसके इक्वल होता है बेटा? दैट इज रेजिस्टेंस, जो कि हमारा क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्लियर? कब? एट फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर। हर कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, और लेकिन फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर भी क्या रहने चाहिए? सेम। अगर ये सब है तो ये R की वैल्यू क्या आती है? कांस्टेंट। ये सब आप ऑलरेडी पहले ही कर चुके हो, तो आपको लेकिन एक बार यहां से रिवीजन होनी जरूरी है। क्लियर है? तो इसको अगर नोट करना है तो आप इसको भी नोट कर सकते हो।
तो चलिए बेटा यहां पर अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है और इसका क्या रीजन है, ये रेजिस्टेंस क्यों आया। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या आता है, करंट फ्लो करता है, क्लियर। लेकिन इस करंट के फ्लो में यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में जो रुकावट आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आवर रेजिस्टेंस, क्लियर। तो रेजिस्टेंस को समझते हैं बेटा क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी कि एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी बेटा जिसकी वजह से ये अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को अपोज करती है, यानी कि उसको रोकती है। करंट के रास्ते की जो रुकावट है ना उसी को हम बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रेजिस्टेंस आया क्यों, मतलब कि देखिए ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जिस एटम में से निकले हैं अब उस एटम के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है तो इसके मोशन में कुछ रुकावट आ जाती है, क्लियर है। मान लीजिए हम जा रहे हैं दौड़ते हुए और कहीं हमारे सामने कुछ आ जाए, हमें एकदम से रुकना पड़ सकता है। अगर किसी से हमारी टक्कर हो जाए तो हमारे मोशन में रुकावट आ गई ना, इसी रुकावट को, इसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। तो देखिए कोज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करी अक्रॉस ए कंडक्टर, देन इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्सेलरेटेड, तब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे और आगे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। The electrons collide with the positive metal ions, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ टकराएंगे जाकर। So their motion is opposed, इससे उनके मोशन में रुकावट आ जाएगी और इसी रुकावट को बेटा हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्लियर है। तो चलिए अगर आपने नोट नहीं किया या नोट करना है तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। ये था बेटा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो अब हम समझेंगे बेटा रेजिस्टिविटी के बारे में। तो देखिए जरा रेजिस्टिविटी क्या है। देखिए बेटा रेजिस्टिविटी, आपको पता है अगर एक कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तब क्या होता है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके, इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम समझते हैं वो उन फैक्टर्स को जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो लेंथ पर डिपेंड करता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है तो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम हो जाएगी वायर की तो रेजिस्टेंस कम, लंबी तार का रेजिस्टेंस ज्यादा और छोटी तार का रेजिस्टेंस कम। नेक्स्ट, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। कैसे, देखिए बेटा ये है क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए ये मेरे पास एक वायर है, तो इस वायर का जो ये वाला एरिया है ना, इस साइड वाला बेटा ये एरिया, तो इस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वायर ज्यादा मोटी होगी, अगर ये कम होगा तो वायर पतली। यानी मोटी वायर का रेजिस्टेंस कम और पतली का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसीलिए ये उल्टा रिलेशन है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर। अच्छा थर्ड पॉइंट आता है बेटा, दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। कैसे, अब जैसे आपको देखना कॉपर का रेजिस्टेंस और आयरन का रेजिस्टेंस, दोनों के रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। क्यों, क्योंकि उन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है, ठीक। तो चलिए अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं फैक्टर्स को, तो हमारे पास आता है बेटा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब इस साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट टर्म आएगी, उसी कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं, रो L बाय A। This rho is known as the resistivity of the material। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम,
रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्लियर है? तो चलिए, रो है हमारी रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हमसे पूछा जाए ये रेजिस्टिविटी जो है बेटा, इसका दूसरा नेम एक और है, वो क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको हम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? वैसे इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो हम कल भी कर चुके हैं। रेजिस्टिविटी की हमने एक वैल्यू फाइंड आउट की थी और रेजिस्टेंस की भी हमने एक वैल्यू फाइंड आउट की थी अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर? तो अब अगर हमसे पूछा जाए बेटा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप देखिए R इक्वल टू रो L बाय A। तो रो को इस तरफ रखिए तो RA डिवाइडेड बाय L, दैट इज रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी को हम क्या माने? ओम। ये क्या है हमारा बेटा? मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर, तो यानी कि ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है बेटा? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर क्वेश्चन आए डिफाइन द रेजिस्टिविटी, देखिए अगर लेंथ भी मैं 1 यूनिट मान लेता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी मैं 1 यूनिट मान लेता हूं, यानी ये भी 1 ये भी 1, तब हमारा रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा बेटा? रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टिविटी, या रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ इज 1 यूनिट and area of cross section is also 1 unit. In that case, resistivity and resistance both are equal. क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कोज ऑफ द रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है? तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बेटा अपना करंट डेंसिटी। अब देखिए करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर। अगर हमें कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पर करंट डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? देखिए डेंसिटी, करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया। द करंट पर यूनिट एरिया डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। किसी भी कंडक्टर में से हर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी को हम बोलते हैं उसकी करंट डेंसिटी। क्लियर है? मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में ये हमारा एक कंडक्टर है और उसका ये एरिया है। क्लियर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें से नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी को बेटा हम क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। क्लियर है? और यहां पर करंट डेंसिटी की और करंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। इसकी वही डायरेक्शन होगी करंट डेंसिटी की जो कि इसकी होती है। क्लियर है? और एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? ये क्या है मेरा? करंट डेंसिटी। तो बेटा यहां पर आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने कहा कि हमें देखना है कि कितना करंट इसमें से परपेंडिकुलरली पास होता है और डिवाइड बाय क्या करना है? एरिया। लेकिन जस्ट सपोज कीजिए आप कि जो एरिया हमारा कुछ इस तरीके से है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? ये हमारा एरिया वेक्टर होगा। क्लियर? और जो इसमें से करंट है वो कुछ इस तरीके से पास कर रहा है बेटा। क्लियर? ये है मेरा करंट की डायरेक्शन और ये है मेरा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर देखिए यहां पर एरिया वेक्टर क्या था? सेम डायरेक्शन में था। क्लियर है? तो जनरली पहले आप एक बात ध्यान रखिए, जो एरिया वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन
या फिर करंट डेंसिटी भी बोल सकते हो। करंट डेंसिटी के एरिया वेक्टर हमेशा पैरेलल होता है, लेकिन एरिया के परपेंडिकुलर होगा क्या, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और एरिया परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि एरिया तो मेरा ये है और एरिया वेक्टर ये है, तो एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन वेक्टर के साथ करंट डेंसिटी परपेंडिकुलर, सॉरी एरिया के साथ करंट डेंसिटी परपेंडिकुलर। तो ये मेरा एरिया वेक्टर है बेटा, और ये है इधर मेरा करंट फ्लो कर रहा है, तो इधर एंगल है मान लीजिए अपना थीटा। तो उस केस में हम लिखेंगे बेटा करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए कोस थीटा। क्लियर है बेटा? तो ये हुई हमारी करंट डेंसिटी। अब इसकी समझ लेते हैं हम एसआई यूनिट। देखिए आई की यूनिट क्या है बेटा, दैट इज एम्पियर। क्लियर? डिवाइड बाय एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगी इसकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो यहां तक आप इसको सबसे पहले करंट डेंसिटी को नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बेटा अपना कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, देखिए एक है रेजिस्टेंस और एक है कंडक्टेंस। तो जो हमारी कंडक्टेंस है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर? सिंपली आप क्या बोल सकते हो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या था, करंट के फ्लो में रुकावट, लेकिन कंडक्टेंस इसका अपोजिट होगा कि कितना इजीली करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? अच्छा अब इसकी एसआई यूनिट समझिए आप क्या होगी। देखिए ओम, इसकी यूनिट क्या थी, ओम, तो इसकी कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। क्लियर? या ओम इनवर्स को हम बोल सकते हैं महो, MHO भी लिख देते हैं इसको हम, इसका इनवर्स है ना, तो MHO महो। या फिर एक यूनिट और होती है बेटा, दैट इज साइमन। क्लियर? तो ये आपने इसकी तीनों यूनिट याद रखनी है। तो नेक्स्ट है हमारा बेटा कंडक्टिविटी। एक आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, तो दूसरा है कंडक्टिविटी। क्लियर? तो बेटा ये कंडक्टिविटी है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है ये, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो क्वेश्चन आता है बेटा व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ। देखिए अब आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट पता है, तो उनको जस्ट रिवर्स कर दो, हमारे पास किसकी यूनिट आ जाएगी बेटा, कंडक्टिविटी की। किसकी यूनिट आ जाएगी, कंडक्टिविटी की। तो इसकी यूनिट रहेगी बेटा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि इसकी यूनिट क्या थी रो की, ओम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर? अच्छा ओम इनवर्स को हम और क्या बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं, तो या फिर एस एम इनवर्स। क्लियर? साइमन की जगह और क्या लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह बेटा और क्या हो सकती है इसकी यूनिट, हो मीटर इनवर्स। क्लियर है? तो ये कुछ एसआई यूनिट्स हैं इनकी, और डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो इसको चलो आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बेटा अपना ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। देखिए स्केलर फॉर्म में तो आपने ओम्स लॉ को पढ़ा है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपके लिए ये नया टॉपिक है, ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। तो देखिए इसको हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए R इक्वल टू V बाय I, ये तो स्केलर फॉर्म में था हमारा ओम्स लॉ। क्लियर है? इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आप जानते हो। तो V अपॉन I या R, इसकी एक वैल्यू आपने बेटा फाइंड आउट की थी पहले, वो क्या थी जो हमने कल, सॉरी हमारी फर्स्ट वीडियो में जो हमने किया था, वो क्या किया था, ML डिवाइड बाय NE स्क्वायर tau A।
ये हम निकाल चुके थे जब हमने डिराइव किया था ओम्स लॉ का डिडक्शन किया था, वहां हम इस फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं। तो अच्छा आप यहां से एक चीज देखिए बेटा, अगर मैं इस L को इधर ले जाऊं और I ऊपर ले जाऊं, V अपॉन L दैट इज इक्वल्स टू M, ये I इधर आ गया बेटा, अपॉन N E स्क्वायर टो, और ये डिवाइड में जो A है ये इधर आ गया। क्लियर है? तो अब देखिए बेटा V अपॉन L को मैं क्या लिख सकता हूं, E। हमने पढ़ा है ना, देखिए यहां पर कि E इक्वल टू V बाई डी, फर्स्ट चैप्टर में किया था हमने, फर्स्ट यूनिट के अंदर, सॉरी। तो ये D की जगह मैंने क्या रख दिया, L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए बेटा यहां पर आ गया अपना E, और ये क्या है, M डिवाइड बाय N E स्क्वायर टो। करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है हमारा, करंट डेंसिटी, यानी कि J। क्लियर? तो चलिए ये तो था अपना आंसर आ गया यहां तक। लेकिन अच्छा अगर मैं यहां ये टर्म हमारी जो है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इस टर्म को क्या बोला जाता है, M अपॉन N E स्क्वायर टो। ये भी हम कल कर चुके हैं, जो अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं। ये हमारी बेटा रेजिस्टिविटी के इक्वल है जो ये टर्म है। तो इसका मतलब E इज इक्वल्स टू J इंटू में रो। और अगर हम इसको वेक्टर में डाल लें, मान लीजिए इधर भी मैं वेक्टर लगा दूं तो J के ऊपर भी क्या आ जाएगा, वेक्टर। एंड दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म ऑफ Ohm's law. This is the vector form of Ohm's law. क्लियर है बेटा? अब देखिए ध्यान से, चलो एक बार पहले हम यहां पर इस तरीके से यहां पे एक बार डिराइव करके देखते हैं इसको। ये तो पता है आपको E इक्वल टू V बाई L, तो यहां से V की वैल्यू E इंटू L। तो देखिए V इक्वल्स टू E L एंड इक्वल्स टू V की वैल्यू एक और होती है बेटा, वो क्या है, I R, पता है आपको। तो चलिए अब मैं इसको यूज करता हूं, E L इक्वल्स टू I, R की वैल्यू क्या होगी, दैट इज रो L बाय A, राइट। तो L से L कैंसल, इट मींस E इज इक्वल्स टू रो और ये I अपॉन A। क्लियर? तो E इज इक्वल्स टू I अपॉन A, J रो, राइट। अगर हमें वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो बेटा तो क्या करेंगे, E वेक्टर एंड J वेक्टर। क्लियर है? सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ आवर ओम्स लॉ। क्लियर? अच्छा अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए हमारे पास क्या था, फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, V इक्वल्स टू IR। रेजिस्टेंस की जगह मैंने यूज की रेजिस्टिविटी, करंट की जगह मैंने यूज किया बेटा करंट डेंसिटी, R रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी, करंट की जगह करंट डेंसिटी, और बस V की जगह पर I। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के बराबर ही माना जाता है। क्लियर? दिस इज फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू दिस फॉर्मूला। तो चलिए ये तो हमने कर लिया वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ को। क्लियर है? तो पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बेटा नेक्स्ट हम समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देखिए हर कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। कुछ कंडक्टर, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? ओहमिक कंडक्टर। और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको बोला जाता है नॉन ओहमिक। क्या बोलेंगे? नॉन ओहमिक। क्लियर? तो लिमिटेशन इसकी क्या है बेटा, देखिए जैसे जनरली आपको पता है मेटल्स जो है वो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं, लेकिन अगर हम करंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, जैसे कि यहां पर शो किया गया है,
करंट को ज्यादा इंक्रीज कर देने पर ये इसका बिहेवियर लीनियर नहीं रहता, ये क्या हो जाता है बेटा, देखो एकदम से रेजिस्टेंस अगर यहां पे होता तो कांस्टेंट होता, लेकिन अब क्या हुआ, ये कर्व हमारी कुछ इस तरीके से बन गई, यानी कि अब रेजिस्टेंस हमारा फिक्स नहीं रहा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब इस यहां पर नॉन ओहमिक बिहेवियर आ गया। कैसा बिहेव आ गया, नॉन ओहमिक। देखो जैसे करंट ज्यादा बढ़ गया, करंट ज्यादा इंक्रीज होने से टेम्परेचर भी चेंज हुआ, और टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस सेम नहीं रहता, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ओम्स लॉ की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, एज द टेम्परेचर शुड रिमेन सेम, तभी आपका V प्रोपोर्शनल टू I होता है, जब क्या सेम हो, टेम्परेचर। लेकिन यहां करंट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी एकदम से इंक्रीज कर गया हमारा। क्लियर है। तो सेकंड है बेटा फॉर द पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के केस में V और I के बीच कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ये आप समझोगे पूरा डिटेल में 9th यूनिट के अंदर। क्लियर। तो अभी तो केवल आप ये ग्राफ को देख लो बस, ये हमारा फॉरवर्ड रीजन है, फॉरवर्ड बायसिंग का रीजन, और ये हमारा रिवर्स बायसिंग का रीजन। डिटेल में आप इसको समझोगे 9th यूनिट के अंदर। क्लियर। फिर ये है बेटा आपका गैलियम आर्सेनाइड। अब गैलियम आर्सेनाइड के केस में I और V के बीच ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। क्लियर। तो यहां पर ये बेटा नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है। कैसा रीजन है ये वाला हमारा, देखो यहाँ पे स्लोप नीचे डाउन आ रहा है ना, तो ये कौन सा रीजन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्लियर है बेटा। तो चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही करेंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।